नैना एक पढ़ी लिखी और सुलझे हुए विचारों वाली लड़की थी। उसकी शादी विशाल से हुई थी। ससुराल में उसके पति विशाल के अलावा उसकी सास ससुर भी उनके साथ ही रहा करते थे। नेहा की सोच जितनी सुलझी हुई और आज़ाद थी, उसकी सास रंजना उतनी ही पुराने ख्यालों और पिछड़ी सोच वाली महिला थी। जमाना चाहे जितना भी आगे बढ़ गया हो, वो आज भी पुराने तौर तरीकों को ही सही मानती थी। दोनों सास बहू की सोच में जमीन आसमान का अंतर होने के कारण उन दोनों की कभी भी पटती नहीं और दोनों एक दूसरे से कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। शादी को कुछ दिन बीते तो नैना की तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी। जल्द ही नैना ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाई, जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। देख बहू, वैसे तो मैं जानती हूँ कि तू बहुत हाई फाई पढ़ाई करके आई है और खुद को बहुत होशियार समझती है, लेकिन फिर भी मैं सास हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे सही गलत बताऊं। और आने वाला बच्चा सिर्फ तेरा तो होगा नहीं, हमारे खानदान का अंश होगा वो। इसलिए मैं तुझे कुछ बातें बता रही हूँ। अब से तुझे उन बातों का ख्याल रखना है। कौन सी बात है मम्मी जी? पहली बात तो यह है कि तुझे अब सुबह उठकर रोज की तरह चाय नहीं पीनी। सुबह उठकर सबसे पहले कोई सफेद चीज खानी है। ये क्या बात हुई मम्मी जी? और उससे क्या होगा? कर देना वही अनाड़ियों वाली बात। तेरे जैसी शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां ना पढ़ाई का बहुत घमंड दिखाती है, लेकिन दुनियादारी की समझ जीरो होती है तुम लोगों में। अरे इतना भी नहीं समझती। अगर तू सुबह उठकर चाय पिएगी तो होने वाले बच्चे पर इसका गलत असर होगा और वो भी काला ही पैदा होगा। हैं? कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं आप? सफेद चीजें खाने से बच्चा सफेद हो जाएगा और काली खाने से काला? ये कौन सा विज्ञान है भाई? एक बार को मैं ये बात मान भी सकती हूँ कि चाय में कैफीन होती है जो कि बच्चों के लिए नुकसानदायक होती है, इसलिए हमें प्रेगनेंसी में चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन चाय पीने से बच्चा काला हो जाएगा, ये लॉजिक तो बहुत ही बेतुका है मम्मी जी। नैना की बात सुनकर उसकी सास मुंह टेढ़ा कर लेती है। तू ना ज्यादा होशियारी मत दिखा। अपनी ये डिग्रियों की नॉलेज ना अपने ऑफिस में जाकर दिखाया कर। बड़े बूढ़ों की बातें कभी भी गलत नहीं होती। हमने दुनिया देखी है, आई बड़ी हमें सिखाने वाली। और हाँ, एक बात और, अब ये मुंह फाड़ फाड़ कर खाना खाना छोड़ दे। प्रेग्नेंट औरतें ऐसे मुंह फाड़ कर खाना नहीं खाती, वरना होने वाले बच्चे का मुंह बहुत बड़ा और बेढंगा हो जाता है। इसलिए अब से तुझे छोटे छोटे निवाले खाने हैं। मुंह भी थोड़ा छोटा खोला कर। अरे मम्मी जी, हद हो गई अंधविश्वास की। मेरा मुंह खोल के खाना खाने से बच्चे का मुंह बड़ा हो जाएगा? आपके हिसाब से सोचा जाए ना तो बच्चे के सारे फीचर्स हम यहीं बैठे बैठे डिजाइन कर सकते हैं। बच्चे का रंग, बच्चे का मुंह, आपके पास तो सारी चीजें सेट करने के लिए टिप्स हैं। और बाकी फीचर्स के लिए भी तो टिप्स होंगे ना, जैसे बालों का रंग, सर की शेप वगैरह वगैरह। अरे ऐसे ही औरतें माँ नहीं बन जाती। तभी तो कहते हैं सुंदर और स्वस्थ बच्चा पैदा हो, इस बात की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है। और बच्चा सुंदर होगा या नहीं, ये भी माँ के हाथ में ही होता है। अगर तू पूरे 9 महीने में खूब हरी सब्जियां और साग खाएगी ना, तो बच्चे के बाल एकदम काले और घने होंगे। आजमाई हुई बात है मेरी। और प्रेगनेंसी में ज़्यादा नारियल नहीं खाना चाहिए। आजकल के डॉक्टर तो ऐसे ही पागल बनाते हैं। आजकल के डॉक्टर सब औरतों को नारियल खाने की सलाह देते हैं। जिसको देखो वही नारियल पानी पी रहा है, लेकिन वास्तव में उसे खाने की वजह से बच्चे का सर कड़ा हो जाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी कठिन हो जाती है। और उसी की वजह से आजकल सब बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि प्रेग्नेंट औरतें नारियल खा रही है, उसी की वजह से आजकल ऑपरेशन हो रहे हैं। बाकी सारी मेडिकल कंडीशंस जाए भाड़ में। मतलब आपने तो सारी की सारी मेडिकल साइंस 2 लाइन में सिंप्लीफाई करके रख दी। आपको तो किसी रिसर्च सेंटर में होना चाहिए था भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी कीमती टिप्स मुझे दिए। मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है और कैसे करना है। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। धीरे धीरे नैना की प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन नैना पढ़ी लिखी और जागरूक लड़की होने के कारण पुराने समय से चली आ रही बातों में यकीन ना करके साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी बातों पर ही यकीन करती थी और उसी के अनुसार अपना खान पान और एक्टिविटीज का ध्यान रख रही थी। क्योंकि नैना अपनी दादी नानी के नुस्खे को छोड़कर डॉक्टर की बातों पर भरोसा कर रही थी, इसलिए वो अपनी सास की आंखों में किरकिरी बनकर खटक रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन रंजना की बहन संजना उससे मिलने घर आती है। अरे जीजी, अब तो दादी बनने वाली हो, थोड़े दिनों में पोता गोद में खिलाओगी। सच में मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? अरे खुश क्यों ना होंगे, एक ही तो बेटा है मेरा और हम तो दिल से चाहते हैं कि घर में पहले पोता ही हो। लेकिन आजकल की बहुएं अपने आगे किसी की चलने कहाँ देती है। क्यों, वो वाली दवा नहीं खिलाई क्या बहू को? दवा?
अरे ये बहू तो हमारी एक नहीं सुनती। हमने कहा नारियल का बीज ही खा लिया करो। भोले बाबा ने चाहा तो हमें हमारा कुल दीपक जरूर मिलेगा। पता है क्या बोली? कहने लगी दीपक हो या दीपिका, मैं अंतर नहीं समझती, और क्या फर्क पड़ता है कि लड़की हो या लड़का। अरे जीजी, ऐसे कौन बात करता है? क्या चला जाता अगर खा लेती दवाई तो। अच्छा, कम से कम केसर वाला दूध तो पिला रही हो ना बहू को। ये आपकी अंग्रेजी मैम ने उसके लिए भी मना कर दिया। आपकी बहू का रंग तो कुछ खास साफ है नहीं, कहीं बच्चा माँ पर ही चला गया तो। अरे बहना, क्यों तू मेरे जख्म हरे कर रही है? मैं तो क्या क्या कर थक गई, लेकिन ये मेरी एक बात नहीं सुनती। कहती है बच्चे का रंग माँ बाप से अलग नहीं हो सकता। तब तो जीजी आपका भगवान ही मालिक है। अभी तो बच्चा हुआ नहीं, कल को जब बच्चा हो जाएगा तब क्या होगा। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता और नैना एक सुंदर से बेटे की माँ बन गई। लेकिन दिक्कतें यहीं खत्म नहीं हुई। असली दिक्कत शुरू होनी अभी बाकी थी, बेटे के जन्म के बाद। अरे बहू, बहुत गर्मी है। मुन्ना भी गर्मी से परेशान हो गया होगा। ला बच्चे को अच्छी तरह रगड़ कर नहला देती हूँ। अरे मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? जब तक बच्चे की नाल नहीं गिरती हमें बेबी को रगड़कर बिल्कुल नहीं नहलाना है। बस गुनगुने पानी से इसका बदन पोंछना है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि नाल पानी में भीगनी नहीं चाहिए। अरे बकने दे इन डॉक्टरों को। अब बच्चे भी डॉक्टर से पूछ कर पालेंगे क्या? हमने बच्चे नहीं जने क्या? तीसरे दिन से ही दिन में 4 बार मालिश और खूब पानी में रगड़ रगड़ कर नहलाया है। देख ले, दोनों बच्चे हट्टे कट्टे हैं मेरे। बता क्या घिस गया इनका? मम्मी जी, खाने को तो लोग आज भी गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सालों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सबको तंबाकू खाना शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर का फर्ज है कि सही और गलत में अंतर बताए। नाल का पानी में भीगने से इन्फेक्शन का खतरा होता है, इसलिए एक बार बेबी के नाल सूख जाए फिर उसे नहलाना है, वो भी बहुत नजाकत से, रगड़ रगड़ कर नहीं। और दिन में 4-4 बार मालिश क्यों करनी है? जैसे तू रोज नहला रही है बेचारे बच्चे को। अरे उसे गर्मी नहीं लग रही होगी क्या? आई बड़ी ज्ञान बांटने वाली। मम्मी जी, आप बेबी की टेंशन मत लीजिए। मैं डॉक्टर के लगातार टच में हूँ, इसलिए जैसा डॉक्टर बताएगा मैं वैसा करती रहूंगी। फिलहाल तो न इसे तेल मालिश करनी है और ना ही नहलाना है। धीरे धीरे 1 सप्ताह का समय बीत गया। इतने दिन में मुन्ने की नाल भी सूखकर गिर चुकी थी। ये ले बहू, मैंने सरसों का तेल पकाकर ठंडा कर दिया है। अब यही तेल बच्चे को लगाना है। मम्मी जी, मैंने मालिश के लिए जैतून का तेल मंगवा लिया है, और उसकी स्किन ना सेंसिटिव है। सरसों का तेल सूट नहीं करता सभी बच्चों को। ऊपर से ये बहुत गाढ़ा भी होता है, इसलिए मैंने लाइट वेट वाला तेल मंगाया है। ये बहुत हेल्दी है, इसमें विटामिन ई अच्छी मात्रा में है। मतलब हम जो पीढ़ियों से सरसों का तेल बच्चों को लगा रहे हैं, उसमें कोई विटामिन नहीं है। एक बात और अच्छी तरह समझ ले, बिना विटामिन के भी हमारे बच्चे खूब हट्टे कट्टे और मजबूत रहे। अब तू ना ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, और ध्यान से मालिश करते समय सरसों के तेल की 2-2 बूंद बच्चों के आंख, नाक, कान में भी डाल दिया कर। इससे बच्चों के अंग स्वस्थ रहते हैं। मम्मी जी, ये बच्चा है, कोई सिलाई मशीन नहीं कि सारे पुर्जों में 2-2 बूंद तेल डालने से उसके पुर्जे सही चलने लगे। और सबसे बड़ी बात, बच्चे की आंख, नाक और कान में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा कोई 1-2 नहीं, सारी दुनिया के डॉक्टर कहते हैं। ऐसे ही लगभग हर बात में नैना और उसकी सास रंजना का विवाद होता रहता। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं। एक दिन नैना मुन्ने को अपनी सास के पास छोड़कर थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में काम कर रही थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि सासू माँ उसे पानी पिला रही है। हाँ, अरे मम्मी जी, क्या कर रही हैं आप? 3 महीने के बच्चे को पानी कौन पिलाता है? क्यों, इतनी गर्मी हो रही है? बच्चे को गर्मी नहीं लगती क्या? मम्मी जी, 6 महीने से पहले बच्चों को पानी नहीं देना चाहिए। और मुन्ना दूध पीता है ना, उसमें उसे पानी भी मिल जाता है, क्योंकि माँ के दूध में एक बहुत बड़ा प्रतिशत पानी ही होता है। नैना देखती है कि कभी सासू माँ नजर बचाकर बेबी को पानी पिला देती, तो कभी खाना खाते हुए उसके मुंह में कोई भी खाने की चीज डाल देती। यहाँ तक कि एक बार तो उसने उन्हें अपने 7 महीने के बच्चे के मुंह में मूंगफली खिलाते हुए देखा, तो उसने बच्चे को उनके पास न छोड़ने की कसम खा ली। अब नैना ज्यादातर समय बच्चे को अपने पास ही रखती, क्योंकि वो जानती थी जैसे ही वो बच्चे को अपनी सासू माँ रंजना के पास छोड़ेगी, वो जरूर कुछ न कुछ अपनी मनमानी करेगी। कुछ दिन तक तो रंजना चुपचाप सब कुछ देखती रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि बहू नैना जानबूझकर उसे मुन्ने से दूर रख रही है। अरे रंजना, आजकल तो पोते के साथ बड़े मजे की कट रही होगी। घर में एक छोटा बच्चा आ जाए ना तो जैसे सबको एक खिलौना मिल जाता है। न दिन समझ में आता है न रात। सही कहा ना? अरे नहीं बहना,
अब वो बात नहीं रही। आजकल की बहुएं तो अपने बच्चों पर दादा दादी की परछाई भी नहीं पड़ने देती। वो ज़माना गया जब दादा दादी पोते पोती पर अपना हक और अधिकार दिखाया करते थे। आजकल तो बच्चे को गोद में लेने से पहले ही बहू से परमिशन लेनी पड़ती है। बहू के परमिशन के बिना तो आप बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते, और गलती से अगर हाथ लगा दिया ना तो समझिए घर में कलेश होना तय है। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? अभी इतना भी कलयुग नहीं आया कि अपने ही पोते पोतियों को गोद में उठाने से पहले बेटे बहू की परमिशन लेनी पड़े। और अगर सच में तेरी बहू ऐसी है तो मैं तो यही कहूँगी, भगवान ऐसी बहू किसी दुश्मन को भी ना दे। रंजना ने अपनी पड़ोस की सहेली के सामने अपना दुख तो रो दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसके दुख के चर्चे पूरे मोहल्ले में आम होने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि रंजना की पड़ोसन ने रंजना और उसकी बहू के बीच की सारी बातें पूरे मोहल्ले में फैला दी थी। और बातों के पैर होते हैं, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। कुछ ही दिनों में ये बात मोहल्ले पड़ोस से होते हुए रिश्तेदारी में पहुंच गई थी। एक दिन नैना और रंजना किसी शादी में शामिल होने के लिए गए थे। वहाँ नैना को एक परिचित काकी मिल जाती हैं। अरे नैना, मैंने सुना है कि तुम सास बहू की अनबन चल रही है, और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि तुम अपने बच्चे को उन्हें हाथ भी नहीं लगाने देती। अरे काकी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपको ऐसा किसने कह दिया? और हम सास बहू तो बड़े आराम से एक ही घर में रह रहे हैं, हमारी अनबन क्यों होने लगी भला? हाँ, तुम चाहे 100 पर्दे डाल लो, लेकिन पूरी रिश्तेदारी में ये बात सबको पता है कि तेरी और तेरी सास की बनती नहीं है। अरे क्या जबरदस्ती है? मैंने कहा ना हमारी कोई अनबन नहीं है। अच्छा, तो फिर ये मुन्ने को गोद में टांग कर क्यों खाना खा रही है? इसे अपनी सास को थमाकर आराम से खाना खा ले। लगता है ये सारा बवाल मुन्ना की वजह से शुरू हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी जी ने ही किसी न किसी से ये बात कही है कि मैं उन्हें मुन्ने को लेने नहीं देती। लेकिन मैं भी क्या करूं भगवान, अगर मैं मुन्ने को मम्मी जी के पास छोड़ूंगी तो वो फिर से वही सब शुरू कर देंगे। अरे नैना, खाना खाओ ना, क्या सोच में पड़ गई हो? विशाल, अभी अभी काकी मिली थी, कह रही थी कि हम सास बहू के बीच में कुछ अनबन चल रही है, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि अनबन जैसी कोई बात नहीं है। बात बस इतनी सी है कि मेरी और मम्मी जी की सोच में अंतर है, और मैंने उन्हें कभी मुन्ना लेने से मना नहीं किया। बस मैं मुन्ना के ज़्यादातर काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। देखो नैना, तुम्हारे मन में जो भी डाउट है तुम साफ साफ मम्मी को बता दो कि वो उन चीज़ों का ध्यान रखे बस, और फिर आराम से मुन्ना को उसके पास छोड़कर कुछ देर आराम कर लिया करो। आखिर परेशान तो तुम भी हो ही जाती हो ना 24 घंटे अकेले बच्चे को संभालते हुए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, मैं कल ही मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। अगले दिन, मम्मी जी लीजिए, आप मुन्ना की मालिश कर दीजिए, मैं तब तक आराम से नहा कर आती हूँ। बहू की बात सुनकर सास रंजना बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी पोते की मालिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद, मम्मी जी आप मुन्ना को खाना खिलाकर सुला देना, मैं ज़रा अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। अपने 1 साल के बेटे को सास के पास छोड़कर नैना अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। खाने का समय हो गया है, बहू ने कहा था मुन्ना को खाना खिलाने के लिए। रंजना एक कटोरी में दाल चावल लेकर मुन्ना के पास जाती है, लेकिन मुन्ना मुंह के पास खाना जाते ही हाथ मारकर चम्मच को गिरा देता है। कुछ ही देर में रंजना बिल्कुल परेशान हो गई थी। अरे ये मुन्ना तो कुछ खा ही नहीं रहा, अब क्या करूं? अच्छा, बॉटल में दूध पिला देती हूँ। रंजना बॉटल से दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मुन्ना दूध भी मुंह नहीं लगाता। अब बेचारी रंजना परेशान हो रही थी। अरे बहू, मुन्ना तो कुछ भी खा पी नहीं रहा, क्या करूं? मम्मी जी क्या खिला रही थी आप उसे? तो दाल चावल बना कर गई थी ना, वही खिला रही थी। अरे वो दाल चावल कहाँ खाता है मम्मी जी, उसके लिए आप खिचड़ी बना लीजिए और उसे बिल्कुल अच्छे से मैश करके ही खिलाइएगा। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। बहू के बताया अनुसार रंजना मुन्ना के लिए खिचड़ी बनाती है और जैसे ही उसे खिलाने लगती है मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। अरे आप क्या चाहिए इसे? रंजना खाना लेकर उसके पास आने लगी तो वो उठकर वहां से भागने लगा। आधी कटोरी खिचड़ी खिलाने में रंजना ने पूरे घर के कम से कम 10 चक्कर लगा लिए थे और इतने में वो थक कर चूर हो गई थी। चलो खाना तो खा लिया इसने, अब बस ये सो जाए। रंजना ने जितना सोचा था ये सब उतना भी आसान नहीं था। खाना खाने के बाद मुन्ना और भी एक्टिव हो गया था। वो बार बार दौड़ते हुए जाता और उसके हाथ में जो भी सामान आता उसे खींच कर गिरा देता। मुन्ना के पीछे दौड़ते दौड़ते रंजना की थकान से हालत खराब हो रही थी। बड़ी मशक्कतों के बाद रंजना ने मुन्ना को गोद में लेकर टहल टहल कर उसे सुलाया। चलो सो गया, अब मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। रंजना जैसे ही मुन्ना को बेड पर लिटाती है वो फिर से जोर जोर से रोने लगता है।
मुन्ने की रोने की आवाज़ सुनकर अब तो रंजना की आंखों के आगे सितारे नाचने लगे थे। वो फिर से बहू को फ़ोन लगाती है। अरे बहू कब तक लौट कर आएगी बेटा? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं बेटा, दिक्कत क्या होनी है, वो तुम बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि कब तक आएगी। मैं बस आधे घंटे में पहुंचने वाली हूँ। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तो रुक ले, हाँ एक आध घंटा और। नहीं नहीं, आपने इतनी देर मुन्ना को संभाल लिया वही बहुत है, मैं बस अभी आती हूँ। फ़ोन रखने के बाद, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया है, तूने बहू को सद्बुद्धि दी और वो जल्दी लौट आएगी। अगर मुझे आज इसको शाम तक संभालना पड़ जाता तो मैं तो पागल ही हो जाती। बहू के घर आने के बाद अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना मम्मी जी कि मैं आपको मुन्ना के साथ समय बिताने नहीं देती? मेरी ही गलती है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी मुन्ना के लिए, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत थी। अब तो आप ही इसको संभालिए। मैं सोच रही हूँ अगर आप खुशी खुशी मुन्ना को रखने के लिए तैयार हैं तो मैं क्यों अपना करियर दांव पर लगाऊँ। आप आराम से मुन्ना को संभालिए, उसके साथ खेलिए और मैं फिर से जॉब स्टार्ट कर देती हूँ। आपकी शिकायतें भी दूर हो जाएगी और मुझे भी जॉब छोड़कर घर में नहीं बैठना पड़ेगा। और सच बताऊँ, आज मैं अपनी सहेली के यहाँ जॉब के लिए ही बात करने गई थी। रंजना ने जैसे ही सुना कि बहू तो परमानेंटली बच्चा उसे ही सौंपने की तैयारी में लग गई है, उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। लेकिन ये सारा झमेला शुरू भी तो उसी की वजह से हुआ था, इसलिए वो बेचारी कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं थी। अगले दिन शाम को 7 बजे, मम्मी जी मैं और विशाल मूवी देखने जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो जाएगा, मुन्ने को आप देख लेंगी ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। नैना और विशाल तो मूवी के लिए निकल जाते हैं। पीछे से रंजना की फिर से वही हालत। मुन्ना को संभालते, खाना खिलाते, सुलाते सुलाते उसकी हालत बिल्कुल पस्त हो चुकी थी। इसी तरह नैना और विशाल अपने बेटे को ज़्यादातर माँ के पास ही दे दिया करते थे। साथ में बहू नैना ये भी बताकर जाती कि कितने बजे मुन्ना की मालिश होगी, कितने बजे उसे खाना खिलाना है। इतना ही नहीं, मुन्ना को क्या खिलाना है ये भी नैना फ़ोन करके थोड़ी थोड़ी देर में बताती रहती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नैना खुश होकर अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे ये नौकरी मिल जाए। देख बहू, मुझे ये पता है कि मैंने ही सबसे कहा था कि बहू मुझ पर यकीन नहीं करती, इसलिए मुन्ने को मुझे नहीं देती। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है बहू कि आजकल के बच्चे हमारे ज़माने के तौर तरीकों के साथ पल भी नहीं सकते। और बेटा सच सच बता, क्या खाकर तूने इस शैतान को पैदा किया है? मजाल है जो एक भी काम ये हमारे हिसाब से कर ले। अरे बिल्कुल ना को चने चबा देता है। और बेटा अब इस बूढ़ी हड्डियों में ना ताकत नहीं बची, इसलिए मुझसे तो तू हाथ ही जुड़वा ले, मैं तेरे बच्चे की सेवा नहीं कर पाऊंगी। अगर तेरे एक बच्चे जैसे मेरे 2 हुए होते ना तो मैं तो पक्का पागल ही हो गई होती। सास की बात सुनकर नैना ठहाका लगाकर हंस देती है। अब आप समझी मम्मी जी कि इन नए ज़माने के बच्चों को हमारे जैसी माएँ ही हैंडल कर सकती हैं और इनको आपके ज़माने के नुस्खों के साथ पाल भी नहीं सकते। हाँ बेटा, तू जीती मैं हारी। ले अपना बेटा ले जा, इसकी मालिश का समय हो रहा है। और बेटा जिस तेल से ये मालिश कराए ना उसी से कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव की राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है।
कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाई? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना। मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते, जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है। पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है। तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है। तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहां पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से निहारिका गोलगप्पे तो खा नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसके मन में हर वक्त उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे गोलगप्पे, इस कलमुए फूड पॉइजनिंग ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मेरे गोलगप्पों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर मैंने तुम्हें खाया तो मम्मी जी तानों के ही गोलगप्पे बनाकर मुझे खिला देंगी। एक दिन निहारिका अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, जिसकी घर से निकलते ही राम रसोई में जाकर कुछ करने लगता है। शाम को निहारिका के घर वापस आते ही उसकी सास कहती है, शक्ल से तो लग रहा है कि डॉक्टर ने थोड़े और समय तक गोलगप्पे बंद कर दिए। अच्छा है, कम से कम अब हमें पूरा दिन गोलगप्पा पुराण तो नहीं सुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर निहारिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी राम गोलगप्पों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर उसके सामने आ जाता है, जिन्हें देखकर निहारिका का चेहरा खिल उठता है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें अपने पसंद की चीज खाने से कोई नहीं रोक रहा। जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उससे खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ बहू, किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, पर अभी मुंह में पानी आ रहा है, गोलगप्पे खाऊं प्लीज। अरे अकेले क्यों, सब साथ मिलकर खाएंगे ना। मिठू मिठू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। नहीं नहीं, हरी मिर्ची तीखी लगती है बुढ़िया।
अरे बदमाश, ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों? तुमने कहा ना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन तुम तो बहुत बुरी हो बुढ़िया। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे मिट्ठू? कल ही पड़ोसी की छत पे सूख रही डाल ले आई थी तुम। सावन का महीना पवन करे शोर, डाल उठा के ले आई बुढ़िया कैसी चोर। अरे अरे मिट्ठू चक्रवर्ती, इतने जोर से मत बोल, सब सुन लेंगे। मेरी एक शर्त है। अबे तोते कहीं के, चल बोल। एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा, मैं घर में रहूंगा, पिंजरे में नहीं। हाँ चल मान लूंगी, पर कहीं उड़ मत जाना। पागल हूँ क्या? यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है, तुम मेरी शर्त मानती हो? अरे जंगल में दंगल करने क्यों जाऊंगा जब इधर ही मंगल हो रहा हो तो। तू तो बहुत चतुर है रे। हाँ, सीखो कुछ मुझसे। अरे ज्यादा चोंच मत चला, ले पिंजरे से बाहर आ जा। और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में, बाबूजी सुन लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तू चाहता है कि घर में लड़ाई हो? हाँ, चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ। लड़ो लड़ो लड़ो, बहुत मजा आएगा। लड़ते हुए लोग, बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अरे राम राम राम, कैसा मिट्ठू है रे तू? बुढ़िया बुढ़िया रोटी चोरी करती खोटी, राम राम करती पर उल्टे काम करती। ए मिट्ठू, अंदर कर दूंगी। बाहर निकल के जुबान फड़फड़ाएगा तो पिंजरे में पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, समझे? माफी चाहता हूँ बुढ़िया, माफ कर दो। और ये बुढ़िया बुढ़िया मत बोला कर मुझे। हाँ हाँ शीला, बहुत जवान है ना तू। कल ही तो घुटने में दर्द था। वैसे एक बात बता, जब तेरा सर दर्द होता है तो तू बाम घुटने में लगाती है क्या? क्यों मुए, ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरा सर तेरे घुटने में है ना बुढ़िया। तभी वहां बाबूजी आ जाते हैं। अरे क्यों रे मिट्ठू चक्रवर्ती, तू पिंजरे के बाहर? जमानत हो गई मेरी। अरे वाह, चल अच्छा है, बाहर ही रहना पर उड़ना मत। अरे फिक्र नॉट, तुम जैसे धर्मात्मा आदमी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चापलूसी मत कर, भजन कर। नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन करूंगा। मिट्ठू खाने लगता है। सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसों। अरे इतनी जल्दी? मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ऐसा क्या करना है? अरे दहेज की लिस्ट भी तो बनानी है। कार लूंगी, 10 लाख नगद लूंगी, जेवर, एलसीडी, टीवी, डबल डोर फ्रिज, सोफे, फर्नीचर। अरे तुमको पता है ना दहेज लेना पाप है। एक बार पाप करके अगर जिंदगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे ठीक है ना, तो पत्नी की जगह वाइफ बोल दिया करो। अरे मैं तुमको अपनी धर्म पत्नी मानता था। पर तुम तो बेशर्म पत्नी निकली। अरे मिट्टू चुप हो जा, मेरे सामने से चली जाओ। अरे आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी तो बोलेंगे कि पीठ पीछे बातें करती है। वाह बुढ़िया, वाह बढ़िया जोक, ठोको ताली। मिट्टू चुप। देखिए जी, मैं तो दहेज भी लूंगी और बहू से काम भी करवाऊंगी। रोक सको तो रोक लो, रोकना ही नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। वाह वाह बुड्ढे, बढ़िया जोक, लेकिन उतना मजा नहीं आया, एक और सुनाओ। मिट्टू चुप हो जाओ। माँ वहां से चली जाती है। शाम को घर वाले महाभारत देख रहे हैं। मिट्टू, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तू भी ना हमेशा सच बोला कर। सच बोलने से क्या होगा? अरे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे तुमसे क्या मिलेगा? अभी की बात करना बुड्ढे। तू है तो तोता, लेकिन शायद तुझे किसी लोमड़ी ने पाला है। छी छी यार, अपनी पत्नी को लोमड़ी बोल रहे हो? अरे मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तू जंगल में रहता था। नहीं नहीं, उसी को बोल रहे थे। रुको, अभी लड़ाई करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे ओ तोते, अच्छा ये ले, ये टॉफी ले ले और अच्छी और सच्ची बात किया कर।
रोज टॉफी मिलेगी, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। 2 दिन बाद घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं घर में? मैं, सतीश और सतीश के बाबूजी। हाँ हाँ बढ़िया, कर दे पराया मुझे, मैं भी तो इस घर का हूँ ना। अरे हाँ, ये है मिट्ठू चक्रवर्ती। अरे वाह, कितना प्यारा पैरट है। ये पैरट क्या होता है? मिट्ठू को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। ये सतीश तो मुझे इंग्लिश में इडियट ही कहता है। सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। देख बुढ़िया, तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बेटा। बिट्ठू, हम बात कर ले या तू ही करेगा? अरे चुप भी रहना थोड़ी देर। हमें तो लड़की पसंद है जी, सतीश को भी पसंद है। लड़की से भी पूछ लो एक बार, उसको तुम पसंद हो या नहीं? अरे चुप कर मुँह, वरना दूंगी एक। क्या? अब टॉफी टॉफी दूंगी। ये खा और चुप रह। सच की आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तुम्हें क्या लगता है एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी? 2 टॉफी लूंगा। बहन जी, आपकी कोई मांग हो तो? अरे माँ जी, मांग तो लड़की की रहती है ना, जो लड़का भरता है। अरे सतीश बेटा, तू रहने दे। नहीं नहीं नहीं, मांग तो नहीं है, पर क्या बहन जी? पर क्या? पर क्या बोलिए ना। पर दहेज लूंगी, दहेज लूंगी। अरे चुप मिट्ठू, वरना आज ही जंगल में छोड़ आऊंगा। अरे कल तो युधिष्ठिर बनने का, सच बोलने का बोल रहे थे। आपकी टॉफी खाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बेटा मिट्ठू, देखिए देखिए, बुढ़िया को कार चाहिए, क्योंकि सतीश की हैसियत नहीं है खरीदने की। बुढ़िया को डबल डोर फ्रिज चाहिए, 10 लाख रुपया भी चाहिए, क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही बुढ़िया को कैश पसंद है। फ्री फुकट का ऐश पसंद है। मिट्ठू, अब तो तेरी खैर नहीं है। बुढ़िया, तेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे। ज्यादा नाटक किए तो छत पे से जो चोरी की थी वो भी बता दूंगा। चोरी? हाँ हाँ, पड़ोसियों की दाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत भी करती है कि कैसी सस्ती दाल खाते हैं पड़ोसी। और पता है अब तक इस घर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा इंतजार था। मिट्ठू की बात सुन के लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा। एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी, फिर भी तूने हमारा काम बिगाड़ा। सच बोलना चाहिए बुढ़िया, बाबूजी ने कहा था। अरे ठीक ही तो है, लड़की को झूठ बोल के इस घर में ले आते तो पाप ही लगता ना। शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो पर हमेशा सच बोलना चाहिए। अरे चल चल बुड्ढे, अपने बाप को मत सिखा। तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बदतमीजी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे। चलो, मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ। टॉफी कहाँ है मेरी? बाबूजी मिट्ठू को टॉफी देते हैं। टॉफी खाते हुए मिट्ठू बोलता है, मिट्ठू मिट्ठू तोता, मीठी टॉफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात करता।